तुम तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं। तुम तो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं मैं। तेरा क्या होगा सोचो तो जरा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th भूगोल। और भूगोल में हम लोग देखेंगे मानव भूगोल चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्रियाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस क्लास में हम आपको बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताने वाले हैं प्राथमिक क्रियाएं। जो कुछ भी इस चैप्टर में टॉपिक दिए गए हैं, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से आपको बताने का काम करेंगे। एकदम ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन क्लास में बताने का काम करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं, है ना। इस चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से हमारा एक रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से आप लोग को पढ़ाने का काम करेंगे, है ना। बिल्कुल ऑफलाइन की तरह क्लास चलेगी, कहीं आपको ऑफलाइन क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये आप क्लास देख लेते हैं तो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से भूगोल क्लास 12th और पुस्तक है मानव भूगोल, और मानव भूगोल में चैप्टर नंबर 4 का नाम है प्राथमिक क्रियाएं, है ना। प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इस प्राथमिक क्रियाएं प्राइमरी सेक्टर चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है ना। तो प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर का ये विषय वस्तु है सिलेबस। प्राथमिक क्रियाएं ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहले इन टॉपिकों के नाम को जानेंगे, फिर इन टॉपिकों के बारे में हम लोग बारीकी से विस्तृत रूप में पढ़ने का काम करेंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर का विषय वस्तु है सिलेबस। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है हमें? आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, है ना। फिर पढ़ना हमें प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद हम लोग को इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ना है आखेट एवं भोजन संग्रह। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पशुचारण, चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन, कृषि और निर्वाह कृषि। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे के सारे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 में, है ना। वीडियो 1 में, क्लास 1 में ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग सिलेबस। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर का ये सिलेबस है। आदिम कालीन निर्वाह कृषि, उसके बाद गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि। ये हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, क्लास 2 में ये सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला है आपका यहां से और कुछ। तो बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक और खनन की विधियां, ये सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 में, पार्ट 3 में पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और हम आप सभी को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बेहतरीन तरीके से बताने का काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए अगला है मेरे प्यारे बच्चों, अगला
एमसीक्यू, प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और प्रश्न उत्तर, है ना। प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे क्लास 4 में, पार्ट 4 में, वीडियो 4 में हम लोग देखने का काम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त होने वाला है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, है ना, पार्ट 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है आर्थिक क्रिया, है ना, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाएं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव के वह क्रियाकलाप, मानव के वह क्रियाकलाप जिससे आय प्राप्त होता है, आर्थिक क्रियाकलाप कहलाता है ना। मनुष्य जो भी काम करता है, मनुष्य जो भी काम करता है और जो काम करके वो पैसा कमाता है, वही क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ाने का काम करता हूं और पढ़ाने के बदले में हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो हमारे लिए आर्थिक क्रिया क्या हो गया, शिक्षा, क्योंकि हम शिक्षा देकर किसी व्यक्ति से पैसा कमा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है और कृषि से अगर वो पैसा कमा रहा है, तो उसके लिए आर्थिक क्रिया क्या जाएगा, कृषि, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो कृषि से पैसा कमा रहा है ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों कि कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है ना, कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, तो उस व्यक्ति को पैसा कहां से मिल रहा है, उस व्यापार से मिल रहा है, तो उसके लिए आर्थिक क्रिया क्या जाएगा, व्यापार। तो ये समझ में आ गया ना कि मानव का वो काम जिससे वो क्या करता है, पैसा कमाता है, क्या कहलाता है रसगुल्ला, आर्थिक क्रिया कहलाता है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाता है। बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको समझाएं। मान लिया जाए कि कोई कुम्हार व्यक्ति है और वो मिट्टी का बर्तन बना रहा है, तो वो व्यक्ति को जो आय का इनकम होगा, वो जो पैसा कमाएगा, वो किससे कमाएगा, उस मिट्टी के बर्तन से कमाएगा। तो उसका आर्थिक क्रिया क्या हो गया, मिट्टी का बर्तन बनाकर पैसा कमाना, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला पॉइंट है आर्थिक क्रियाओं को, है ना, यहां पर क्रियाओं कर देंगे। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक क्रिया को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, है ना। और इन चारों भागों से पैसा कमाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक करके जानेंगे, है ना। तो आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है, प्राथमिक क्रियाकलाप, दूसरा कौन है, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप, है ना। इन चारों क्रियाकलापों के माध्यम से लोगों को आय की प्राप्ति होती है, पैसा की प्राप्ति होती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या काम किया जाता है, तो कृषि का काम किया जाता है ना। तो जो व्यक्ति कृषि करते हैं उनको कृषि से पैसा की प्राप्ति होगी, है ना। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या किया जाता है, तो उद्योग का काम किया जाता है। किसका काम किया जाता है, उद्योग का, तो उद्योग के माध्यम से लोग पैसा कमाएंगे। तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, सेवा, जो व्यक्ति सेवा दे रहा है, सेवा के बदले में वो क्या लेता है, पैसा लेता है। जैसे मैं हो गया, है ना, मैं किसी को क्या कर रहा हूं, सेवा दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो हम कैसा क्रियाकलाप में आ जाएंगे, तृतीय क्रियाकलाप में। और चौथा में क्या आ जाएगा, विशिष्ट सेवा, है ना। जो व्यक्ति विशिष्ट सेवा देने का काम कर रहे हैं उनको चतुर्थ क्रियाकलाप से आय की प्राप्ति होती है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इन सारे क्रियाकलापों को हम बताएंगे आपको, बेशक चिंता नहीं करना है, यहां हम लोग शॉर्टकट में देखकर चले, ठीक है ना। तो आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया।
प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप में, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस खाली आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप समझ में आ गया, सॉरी आर्थिक क्रिया आपको समझ में आ गया। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। यहां तक समझ में आ गया ना। चलिए, तो इस चैप्टर जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, प्राथमिक क्रियाएं से आप क्या समझते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। प्राथमिक क्रिया है ना, प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो मुख्यतः पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भर है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इजी है। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो मुख्यतः किस पे निर्भर है? पर्यावरण पर निर्भर है ना, क्योंकि यह मुख्य रूप से किन संसाधनों पर है? पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर है। तो प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो पर्यावरण से संबंध रखती हैं, पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भर रखती हैं, है ना। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कृषि हम लोग कहां करते हैं? पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों में करते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रिया हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, है ना। तो प्राथमिक क्रिया मुख्यतः किससे संबंधित है? पर्यावरण पर निर्भर है और पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भर है। इतना बात समझ में आ गया होगा। एक है इस तरह से, प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं, है ना। ये दूसरा डेफिनेशन हो गया। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं। इतना बात समझ में? जैसे पेड़ पौधे, मृदा, जल, खनिज संपदा इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप के संसाधन हैं जो पृथ्वी पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उपलब्ध हैं, जो पर्यावरण से क्या है? संबंधित हैं। एक बात और, प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो भगवान के द्वारा संसाधन क्या किया गया? उपलब्ध करवाया गया है। तो भगवान के द्वारा कौन कौन से संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं? हवा, जल, पेड़ पौधे, मृदा, कोयला, खनिज संपदा, गैस, पेट्रोलियम, ये सारा का सारा क्या है? भगवान के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है, प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। ऐसे संसाधनों को हम लोग किस में रखेंगे? प्राथमिक क्रियाकलाप में रखेंगे, प्राइमरी सेक्टर में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो मुख्यतः पर्यावरण से संबंध रखती है, पर्यावरण पर निर्भर रखती है, क्योंकि यह मुख्य रूप से किन संसाधनों पर निर्भर है? पृथ्वी में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर है। हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला, कुछ इसके उदाहरण दिए गए। भूमि जल, ये क्या है? भूमि जल, भूमि में जो जल उपलब्ध है ये क्या है? ये है आपका प्राकृतिक में उपलब्ध संसाधन। ये अपने आप प्रदत्त संसाधन है, इसको कोई बनाया नहीं है, ये प्राकृतिक की देन है ना। वनस्पति, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे, ये भी प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है ये किसके हैं? प्राथमिक क्रियाएं के एग्जाम्पल हैं। भवन निर्माण सामग्री, मेरे प्यारे बच्चों, ईंटा, बालू, छर्री, ये सब के सब जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप के संसाधन है, पर्यावरण में उपलब्ध संसाधन है ना, एवं खनिज के उपयोग के विषय में बतलाती है। तो ये जो प्राथमिक क्रियाकलाप है ये भूमि जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिज के उपयोग के विषय में बतलाती है। कौन? प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं समझ में आ गया ना। चलिए आगे, इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, है ना, इसके अंतर्गत क्या जाएगा? आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वन से लकड़ी काटना, कृषि, खनन इत्यादि। मेरे प्यारे बच्चों,
आखेट का मतलब क्या होता है? मारना। और संग्रह का मतलब क्या होता है? जमा करना। तो जो आदिम कालीन मनुष्य थे वो पशुओं को मारते थे, है ना, और उसको क्या करते थे? जमा करते थे। तो जो प्राकृतिक रूप में जो उपलब्ध पशु पक्षी होते थे उनको मारकर खाते थे। कौन? आदिम कालीन मानव। तो ये भी किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। पशु चारण, जो हम पशुओं को चराते हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप में उपलब्ध संसाधनों में चराने का काम करते हैं। मछली पकड़ना, तो मेरे प्यारे बच्चों मछली पकड़ना का मतलब, जो मछली होते हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप में प्रदत्त संसाधन है, प्राकृतिक रूप में उपलब्ध संसाधन है। लकड़ी काटना, लकड़ी कहां से काटते हैं? जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध संसाधन है। कृषि कहां करते हैं? जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध संसाधन, मिट्टी, जल, है ना। खनन, खनन का मतलब कोयला, पेट्रोलियम, ये कहीं ना कहीं अपने आप निकलता है, अपने आप प्रदत्त संसाधन है। तो ये सारे के जो सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा, ये प्राथमिक क्रियाओं का एग्जाम्पल है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये कंप्लीट हुआ। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो मुख्यतः पर्यावरण पर निर्भर होती है और प्राकृतिक में उपलब्ध या पृथ्वी में उपलब्ध संसाधनों पर क्या होती है? निर्भर होती है। या दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध संसाधनों पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से आपको बताने का काम कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक क्रियाएं कंप्लीट हो गया ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आ गया आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट का मतलब होता है मारना। आखेट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मारना। और संग्रह का मतलब क्या होता है? जमा करना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि आखेट का मतलब मारना और भोजन संग्रह का मतलब जमा करना। तो आखेट का मतलब मारना, किसको मारना? पशु पक्षी को मारना। क्यों मारना? खाने के लिए मारना, भोजन करने के लिए मारना, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप का मतलब पास, है ना, अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहते थे, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि पर। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मानव सभ्यता जब मनुष्य इस धरती पर आया, है ना, तो वो आदिम कालीन मानव के रूप में आया और वो अपने लिए भोजन, अपने लिए जीवन निर्वाह करने के लिए जो आसपास के जंगल हैं, उन जंगलों से जड़ी बूटी, कंदमूल, पशु पक्षियों को मारकर खाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और जो बच जाता था उसको जमा करके रखता था और उसको कल खाता था, परसों खाता था, है ना। तो जो आरंभिक युग के जो मनुष्य थे वो आसपास के जंगलों से क्या करते थे? भोजन संग्रह करने का काम करते थे। क्या क्या करते थे? तो जंगलों से कंदमूल, जड़ी बूटी, पशु पक्षी को मारकर खाने का काम करते थे। तो ये पॉइंट समझ में आया कि मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह मतलब अपने जीवन को जीने के लिए अपने समीप मतलब अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर रहते थे, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि पर। इतना बात कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आरंभिक जीवन के मानव अपने जीवन निर्वाह को दो कार्यों द्वारा करते थे, है ना। जो आरंभिक, जो शुरुआती मनुष्य इस धरती पर आए वो अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने भोजन के लिए दो कार्यों द्वारा करते थे, है ना, दो कार्यों के द्वारा। पहला, पशुओं को आखेट कर, पशुओं को मतलब आखेट, पशुओं को मारकर खाते थे। कौन? आरंभिक मनुष्य, शुरुआती मनुष्य, है ना। चलिए, अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली कंदमूल एकत्रित कर। पहला कि पशुओं को मारकर खाते थे आरंभिक आदिमकालीन के मनुष्य, और दूसरा जो आसपास के जंगल है, इन आसपास के जंगलों से कंदमूल, जड़ी बूटी को एकत्रित कर खाते थे। कौन? जो आरंभिक मनुष्य हैं, जो शुरुआती मनुष्य जो इस धरती पर आए हैं,
वो दो रूपों में अपना भोजन करते थे। पहले आखेट कर, आखेट कर का मतलब पशुओं को मार कर अपना भोजन बनाते थे। दूसरा, अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली कंदमूल एकत्रित करके। है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये समझ में आया इतना दूर तक। चलिए अगला, प्राचीन काल के आखेट पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि के प्रयोग द्वारा किया जाता था। है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन पशुओं को जो है वो नुकीले पत्थर से मारा जाता था, नुकीले नुकीले, है ना, नुकीले नुकीले डंटों से मारा था, नुकीले नुकीले लकड़ियों के माध्यम से जो है वो पशुओं को मारा जाता था। और पशु जब मर जाते थे तो वो अपना, जो आदिमकालीन मनुष्य है वो अपना भोजन बनाने का काम करते थे। तो इतना बात समझ में आया कि जो प्राचीन काल के मनुष्य हैं, जो मनुष्य इस धरती पर सबसे पहली बार आया, वो नुकीले पत्थरों के माध्यम से पशुओं को मारना शुरू किया, नुकीले लकड़ियों के माध्यम से पशुओं को मारना शुरू किया। इतना बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक चल रहा है। चलिए, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों पशुचारण। पशुचारण का अर्थ क्या होता है? तो पशुचारण का अर्थ होता है पशुओं को चराना। पशुओं को चराना ही पशुचारण कहलाता है ना। पशुओं को चराना ही क्या कहलाता है? पशुचारण कहलाता है। तो समझते हैं हम लोग, पशुचारण का अर्थ है पशुओं का पालन करना और पशुओं को चराना। है ना, पशुओं को चराना। पशुचारण को लोग एक व्यवसाय के रूप में लेते हैं। है ना, पशुचारण का अर्थ क्या हो गया? पशुओं को पालन करना या पशुओं को चराना। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पशु को क्यों पालते हैं? गाय भैंस छगरी बकरी क्यों पालते हैं? तो इसको व्यवसाय के लिए पालते हैं, बेचने के लिए पालते हैं, व्यापार करने के लिए पालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना बात समझ में आया कि पशुचारण का शाब्दिक अर्थ है पशुओं को पालन करना या पशुओं को चराना। और पशुओं को हम क्यों पालते हैं? व्यापार करने के लिए पालते हैं, लाभ कमाने के लिए पालते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। पशुचारण क्या है? अगर कोई पूछे मेरे दीवानों को, पीसीए ऑनलाइन क्लासेस के मेरे दीवानों को अगर कोई पूछे कि आर्थिक क्रिया क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, आखेट एवं भोजन संग्रह से आप क्या समझते हैं, पशुचारण से आप क्या समझते हैं, तो मेरा पीसीए ऑनलाइन क्लासेस के जो मेरे दीवाने हैं वो बेहतरीन तरीके से जवाब देने का काम करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है आपका पशुचारण। है ना, अगला क्या है आपका? चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, है ना, चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण, पशुचारण की वह विधि है जहां जो पशुचारक होता है, पशुचारक का मतलब समझ रहे, जो पशु को चराते हैं, है ना, जो पशुचारक होता है वो अपने पशुओं को धूम धूम कर चराता है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथे जगह, इस तरह से अपने पशुओं को घूम घूम कर चराता है, उसे ही चलवासी पशुचारण कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है चलवासी पशुचारण, पशुचारण की वह विधि है जहां पशुचारक अपने पशुओं को धूम धूम कर चराते हैं। पशुचारक का मतलब जो पशु को चराते हैं, पशु को, है ना, पशु को चराते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह समझ में आया कि चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, पशुचारण की वह विधि है जहां जो पशुचारक होता है, जो पशुओं को चराते हैं, वो पशु को धूम धूम कर चराने का काम करते, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथे जगह, इस तरह से जो है वो धूम धूम कर पशुओं को चराते हैं। ऐसे पशुचारक को, ऐसे पशुपालन करने वाले व्यक्तियों को चलवासी पशुचारण कहा जाता है, चलवासी पशुचारक कहा जाता है। इतना बात समझ में आया रसगुल्ला, कि जो पशुओं को धूम धूम कर जो पशुचारक अपने पशुओं को चराता है उसे क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी गाय भैंस चराता था, तो कभी हम भलवाही चल जाते थे, तो कभी हम हददवा चल जाते थे, तो कभी हम चल जाते थे लोहा टांड, तो कभी धनी टांड चल जाते थे। मतलब पशुओं को हम एक ही जगह पे नहीं चरा रहे हैं, अलग अलग जगह पर हम चरा रहे हैं। तो हम क्या कहलाएंगे?
चलवासी पशुचारक माने जाएंगे। तो चलवासी पशुचारण की वह विधि है जहां हम पशुओं को धूम धूम कर चराने का काम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम इतना रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगे कि मास्टर जो पढ़ा रहे हैं ये ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा सा रिपीट करवाते हैं, माफ करिएगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलवासी पशुचारण का अगला पॉइंट है ना। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है जहां पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, चलवासी पशुचारण आज से नहीं किया जा रहा है, प्राचीन समय से, बहुत पहले से किया जा रहा है ना। तो चलवासी पशुचारण क्या है? एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। मतलब प्राचीन समय के जो लोग थे, है ना, ये चलवासी पशुचारण करके अपना जीवन जीने का काम करते थे, है ना। जहां पशुचारक भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात के लिए पशुओं पर ही क्या था? निर्भर था। जो प्राचीन समय के जो लोग थे वो भोजन पशुओं के माध्यम से ही करते थे, वस्त्र पशुओं का ही जो रुइया उइया होता था उसको पहनकर गुजारा करने, शरण का मतलब घर बनाकर, औजार, है ना, सब जो है वो पशुओं के माध्यम से किया करते थे। तो ये पॉइंट समझ में आया कि चलवासी पशुचारण जो है ये प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। चलवासी पशुचारण आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है ना। चलवासी पशुचारण के जो लोग हैं वो भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए किस पे निर्भर रहते थे? पशुओं पर ही निर्भर रहते थे, पशुओं पर ही निर्भर रहते थे। ये बात समझ में आया। चलवासी पशुचारण जो है मेरे प्यारे बच्चों वो प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। प्राचीन समय से, बहुत पहले से, पुराने समय से चलवासी पशुचारण लोग कर रहे हैं। और जो चलवासी पशुचारक होते हैं वो भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात ये सभी के सभी किससे प्राप्त करते थे? पशुओं पर ही निर्भर रहते थे। किस पे निर्भर रहते थे? पशुओं पर ही निर्भर रहते थे। चलिए अगला पॉइंट है, चलवासी पशुचारण में चरवाहे पशुओं के चारे तथा जल की तलाश में इधर उधर ढूंढते थे। मेरे प्यारे बच्चों, जो चलवासी पशुचारक हैं वो भोजन की तलाश में, जल की तलाश में अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, चौथी जगह से पांचवी जगह लेकर जाते थे। तो जो चलवासी पशुचारक हैं वो अपने पशुओं को जल की तलाश में, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। चलिए ये भी पॉइंट समझ में आ गया। इनका अपना एक निश्चित चारागाह होता है जहां भी अपने पशुओं को ले जाते हैं, है ना। जो पशुचारक होते हैं इनका एक अपना निश्चित चारागाह होता है। मतलब कि माना कि ये कोई स्थान है तो किसी जो पशुचारक है उसका एक अपना चारा होता था, है ना। वो व्यक्ति यहीं पर चराने का काम करता था पशुओं को, है ना। तो वही है, इनका अपना एक निश्चित चारागाह होता था जहां अपने पशुओं को ले जाते थे, है ना। एक निश्चित चारागाह का मतलब समझ में आया कि यहीं पर एक व्यक्ति है तो इसका ये अपना चारागाह हो गया, तो ये अपने पशुओं कहां लेकर जाएगा? यहीं पर लेकर जाएगा। तो चलवासी जो पशुचारक थे उनका एक अपना निश्चित चारागाह क्षेत्र होता था, पशुओं को चराने वाला क्षेत्र होता था। चलिएगा अगला, चलवासी पशुचारक में निम्न पशुचारक हैं जैसे गुज्जर, है ना, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, है ना, यहां पे गद्दी हो जाएगा, गद्दी और भूटिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जो चलवासी पशुचारण करने वाले जो लोग हैं, जो जनजातियां हैं, वो कौन है? गुज्जर। ये गुज्जर जनजाति के जो लोग हैं ये चलवासी पशुचारण करने का काम करते हैं। गुज्जर कहां मिलते हैं? जम्मू कश्मीर में ये लोग पाए जाते हैं। वहां पर भेड़, बकरी इत्यादि को पालने का काम करते हैं। कौन? गुज्जर जनजाति के लोग। बकरवाल,
ये चलवासी पशु चारक के नाम है जो पशुओं को चराते हैं, है ना। तो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया ये चलवासी पशु चारक वाले लोग हैं। इनका नाम रखा गया गद्दी, भूटिया, बकरवाल और, है ना, बकरवाल और गुज्जर। ये सारे के सारे जो है ये चलवासी पशु चारक है, चलवासी पशु चारक है जो पशुओं को घूम घूम कर चराने का काम करते हैं। चलिए अगला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है चलवासी पशु चारक का, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलवासी पशु चारण का विश्व स्तर पर विस्तार, है ना। आखिरकार विश्व में चलवासी पशु चारण कहां कहां किया जाता है? आखिरकार विश्व में चलवासी पशु चारण कहां कहां किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला तिब्बत एवं, है ना, तिब्बत एवं एंडीज हो जाएगा यहां मेरे प्यारे बच्चों। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक एवं लामा पाए जाते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तिब्बत एवं एंडीज ये जो पर्वत श्रृंखला है यहां पर चलवासी पशु चारण किया जाता है। और यहां पर कौन कौन से पशु पाए जाते हैं? याक पाए जाते हैं और लामा पाए जाते हैं, है ना। तो चलवासी पशु चारण तिब्बत में भी किया जाता है और एंडीज के पर्वतीय श्रृंखलाओं में किया जाता है। चलिए अगला, आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाए जाते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलवासी पशु चारण जो है वो आर्कटिक क्षेत्र और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो यहां पर क्या पाए जाते हैं? रेंडियर नामक पशु पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? तो आर्कटिक क्षेत्र में और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में। तो चलवासी पशु चारण का जो विस्तार है, चलवासी पशु चारण का जो फैलाव है, चलवासी पशु चारण का जो विस्तार है वो आर्कटिक क्षेत्र में भी है और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में है, जहां पर किसका पशुचारण किया जाता है? रेंडियर, रेंडियर नामक पशुओं को जो है वो लोग धूम धूम कर चराने का काम करते हैं। कहां के लोग? आर्कटिक क्षेत्र के और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के लोग। यस, समझ में आया? गॉट इट या नॉट? चलिए अगला, उत्तरी अफ्रीका में अटलांटिक तट में, है ना। चलवासी पशुचारण जो है मेरे प्यारे बच्चों वो उत्तरी अफ्रीका और अटलांटिक तट में भी किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अरब प्रायद्वीप, है ना, चलवासी पशुचारण जो है मेरे प्यारे बच्चों वो अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया एवं चीन में भी किया जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों चलवासी पशुचारण अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया और चीन में भी किया जाता है। इतना बात समझ में आया? अब कोई पूछे मेरे दीवानों को, कोई पूछे मेरे पीसी ऑनलाइन क्लासेस के मेरे प्यारे बच्चों को कि चलवासी पशुचारण का विस्तार विश्व में कहां कहां है, तो बोलना रे रसगुल्ला, तिब्बत, एंडीज पर्वत, आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका, अटलांटिक तट, अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया एवं चीन। और उसका मुंहमा क्या कर देना? काला कर देना। कोई दिक्कत नहीं मेरे दीवानों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इतना बात समझ में आया रे? चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, चलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं को मौसम के आधार पर स्थान परिवर्तन करते हैं। जैसे जैसे ठंडा के दिनों में पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर और गर्मी के दिनों में पशुचारक मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र की ओर स्थान परिवर्तन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल सा ये पॉइंट है कि जो चलवासी पशुचारक होते हैं वो मौसम के आधार पर अपने पशुओं को चराते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों गर्मी के दिनों में जो पशुचारक है वो अपने पशुओं को किधर लेके जाते हैं? पर्वत की ओर लेकर जाते हैं। और ठंडा दिनों में जो पशुचारक होता है वो पर्वत से लेके मैदानी क्षेत्र की ओर लेकर आ जाते हैं। किसको? अपने पशुओं को, है ना मेरे प्यारे बच्चों। गर्मी के दिनों में मैदानी क्षेत्र का जो घास फूस होता है वो सूख जाता है, जिसके कारण जो पशुचारक होते हैं वो गर्मी के दिनों में अपने पशुओं को किधर लेके जाते हैं? पर्वत की ओर। क्यों? क्योंकि वहां उनको आसानी से भोजन की प्राप्ति हो सके। किनको? उनके पशुओं को। लेकिन ठंडा दिनों में क्या होता है कि ठंडा दिनों में पर्वत में क्या होता है? ठंडा होता है,
जिसके कारण वो किधर लेकर आ जाते हैं अपने पशुओं को? मैदान की ओर लेकर आ जाते हैं। कौन? पशुचारक। कैसे पशुचारक? चलवासी पशुचारक। एक हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा। ये पर्वत है ना, तो गर्मी के दिनों में हम किधर जाएंगे? पर्वत की ओर। और ठंडा दिनों में किधर आएंगे? मैदान की ओर, है ना। ठंडा दिनों में, ठंडा में हम लोग किधर आएंगे? मैदान की ओर। और गर्मी में हम लोग किधर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? पर्वत की ओर जाएंगे। तो जो चलवासी पशुचारक है मेरे प्यारे बच्चों, वो अपने पशुओं को मौसम के आधार पर चराते हैं। चलवासी पशुचारक जो होते हैं वो अपने पशुओं को मौसम के आधार पर एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह ले जाने का काम करते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में अपने पशुओं को जो चलवासी पशुचारक है वो पर्वत की ओर लेकर जाते हैं, और ठंडे दिनों में जो पशुचारक होते हैं वो पर्वत से मैदानी क्षेत्र की ओर आ जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट, चलवासी पशुचारण में विभिन्न पशुओं को पाला जाता है, जैसे भेड़, बकरी, गाय इत्यादि। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलवासी पशुचारण में विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, जैसे भेड़, बकरी, गाय, सुअर इत्यादि। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया ना। चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है वाणिज्य पशुधन पालन, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं इसको। वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? व्यापार। और व्यापार के लिए हम पशुओं को पालेंगे, व्यापार के लिए ही हम पशुओं को पालेंगे, वही कहलाएगा वाणिज्य पशुधन पालन, है ना। व्यापार के लिए पशुओं को पालना क्या कहलाता है? वाणिज्य पशुधन पालन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो वाणिज्य का मतलब क्या हो गया रे? व्यापार हो गया। व्यापार के लिए पशुओं को पालना ही वाणिज्य पशुधन पालन कहलाता है मेरे प्यारे रसगुल्लो। चलिए एक एक पॉइंट देखेंगे अब हम लोग। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अत्यधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है ना। मेरे प्यारे बच्चों, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा ये बहुत ही अच्छा पशुधन पालन है। कौन? वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण में हम उतना पैसा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में हम पैसा कमा सकते हैं। इसलिए वाणिज्य पशुधन पालन क्या है? पूंजी प्रधान है, पैसा प्रधान है। वाणिज्य पशुधन पालन में हम लोग भर भर कर पैसा कमाते हैं, लेकिन चलवासी पशुचारण में हम लोग पैसा उतना नहीं कमा पाते। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अत्यधिक व्यवस्थित का मतलब समझ में आया। चलवासी पशुचारण में हम पशुओं को एक जगह से दूसरे जगह घुमाते रहते हैं, लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में हम पशुओं को एक जगह पर बांध के रखते हैं। बात समझे कि नहीं? और उसको बढ़िया बढ़िया खाना देते हैं और दूध गारते हैं भर भर के। लेकिन चलवासी पशुचारण में क्या होता है? पशु एक जगह पर व्यवस्थित नहीं रह पाते, लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं को भी एक जगह बांध के रखते हैं। बात समझे कि नहीं? और उससे पैसा कमाने का काम करते हैं। तो चलवासी पशुचारण की अपेक्षा जो है वो वाणिज्य पशुधन पालन बहुत बढ़िया है। वाणिज्य पशुधन पालन में बहुत पैसा है, लेकिन चलवासी पशुचारण में उतना पैसा नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग से हमारा बहुत रिक्वेस्ट रहता है। चलिए बाकी आप लोग का मर्जी। वाणिज्य पशुधन पालन में फॉर्म अस्थायी होता है। यह फॉर्म विशाल क्षेत्रों में फैला होता है एवं छोटी छोटी इकाइयों में बटा होता है ना। वाणिज्य पशुधन पालन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर बड़ा फॉर्म होता है। बड़ा फॉर्म का मतलब बड़ा जगह होता है, जहां पर 100 से 200 गाय होती है। तो 100-200 गाय कहां रहेगी? जेकर घर बड़ी बाकांग होगा, फार्म बड़ा होगा, है ना। तो वाणिज्य पशुधन पालन में फार्म स्थायी होगा। अब मान लीजिए 100 गो गाय है, ठीक है। आप ओकरा एने ओने घूमेले नहीं चलिएगा, उसको एक जगह पर बांध के रखिएगा। तो ये वाणिज्य पशुधन पालन में जो पशुओं को पाला जाता है
उसका घर बहुत बड़ा होता है, फर्म बहुत बड़ा होता है और वो अस्थाई होता है ना। और ये किस क्षेत्र में फैलाता है? विशाल क्षेत्र में फैला होता है ना। छोटी छोटी इकाई में बटा होता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बड़की गाय रहेगी, इसमें मंझली गाय रहेगी, मतलब जो उसका बच्चा है तो नहीं सुना बड़का, और एकड़ में सबसे छोटका बच्चा रहेगा, और इधर जो है इधर घास भूस होगा, है ना। तो वाणिज्य पशुधन पालन में जो पशुओं का जो घर होता है वो अस्थाई होता है, फर्म अस्थाई होता है। वाणिज्य पशुधन पालन का जो फर्म होता है, जो घर होता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग में बटा होता है। जैसे इसमें बड़ी गाय बंधी हुई है, इसमें उससे छोटी गाय बंधी हुई है, इसमें इसका बच्चा बंधा हुआ है, इसमें घास फूस रखा हुआ है, इधर हरियर घास लगा हुआ है ना। तो वाणिज्य पशुधन पालन में जो फर्म होता है, जो पशुओं को पाला जाता है, उसका घर अस्थाई होता है और उसके घर को टुकड़े टुकड़े भागों में बांटा जाता है। तो ये समझ में आया दूसरा पॉइंट कि वाणिज्य पशुधन पालन में फर्म अस्थाई होता है, जहां पशुओं को रखा जाता है वो घर एक ही जगह पे होता है, और वो फर्म जो होता है वो विशाल क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में फैला होता है ना। एवं छोटी छोटी इकाइयों में बांटा होता है, मतलब छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। जैसे बड़ी गाय को अलग रखेंगे, उससे अलग रखेंगे, उससे अलग रखेंगे, घास फूस रखेंगे, है ना, गोबर फेंकने का जगह होगा, तो ये सारा कुछ होता है। चलिए अगला पॉइंट है आपका, वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। मेरे प्यारे बच्चों, वाणिज्य पशुधन पालन जो है ये विदेशों से प्रभावित है, विदेश के देशों से प्रभावित है। पश्चिमी संस्कृति का मतलब होता है पश्चिम के देशों से ये पशुपालन भारत में आया। सबसे पहले जो वाणिज्य पशुधन पालन है वो कहां किया जाता था? विदेशों में किया जाता था, लेकिन अब ये जो है ये भारत में भी किया जाने लगा। तो हम लोग किसको देखकर किए रे? तो विदेशों में जो वाणिज्य पशुधन पालन हो रहा था उसको देखकर हम भारत के लोग भी वाणिज्य पशुधन पालन करना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। इसलिए वाणिज्य पशुधन पालन जो है मेरे प्यारे बच्चों ये पश्चिमी संस्कृति से क्या है? प्रभावित है। चलिए, वाणिज्य पशुधन पालन में भोजन की क्षमता के आधार पर पशुओं को रखा जाए। वाणिज्य पशुधन पालन में क्या होता है? जितना भोजन होगा उतना ही हम पशु को रखेंगे। ये नहीं कि भोजन कम है और हम पशु इतना रख लिए तो सब मर जाएगा, कहां से पैसा कमा पाएंगे? तो जितना भोजन होगा उतना ही हम पशु को रखेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए आगे। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि। अब क्या होता है कि वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही प्रकार के पशु को पाला जाएगा, है ना। जैसे गाय अगर आप पाल रहे हैं तो 100 गो 200 गाय पाल सकते हैं, भैंस अगर पाल रहे हैं तो 200-300 पाल सकते हैं, अगर बकरी पाल रहे हैं तो 400-500 पाल सकते हैं, भेड़ पाल रहे हैं तो 100-200 पाल सकते हैं। मतलब वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही प्रकार के पशु को पाला जा सकता है, अनेक प्रकार के पशु को पाला नहीं जा सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें गैयो रहेगा, इन्हें भैंसियों रहेगा, इन्हें भेड़ रहेगा, इन्हें बकरियों, इन्हें सुअरियों रहेगा। तो सभी सोचिएगा कि नहीं हम सभी को एक जगह रखेंगे तो रहेगा नहीं ना। इसलिए वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही जबरदस्त तिलका मांझी की तीर की तरह हम आपको बताने का काम कर रहे हैं, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह आपको ऑनलाइन में बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को बहुत शेयर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और जरूर शेयर करने का काम करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाणिज्य पशुधन पालन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक थोड़ा सा और वाणिज्य पशुधन पालन का थोड़ा सा और रह गया है ना। इन पशुओं से प्राप्त पदार्थ को वैज्ञानिक तरीके से बंद डिब्बों में विश्व के बाजारों में बेचा जाता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, वाणिज्य पशुधन पालन में जो पशुओं को पाला जाता है और उससे जो हमें क्या प्राप्त होता है? पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, इनको हम क्या करते हैं? बंद डिब्बों में वैज्ञानिक तरीके से विश्व के बाजारों में बेचने का काम करते हैं। तो वाणिज्य पशुधन पालन में जिन पशुओं से हमें पदार्थ
है ना, संसाधनों की जो प्राप्ति होती है, जैसे दूध, है ना, मांस वगैरह वगैरह जो प्राप्त होता है, इन सारे संसाधनों को हम लोग बंद डिब्बों में वैज्ञानिक तरीके से विश्व के बाजारों में बेचने का काम करते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको कि जो भी पशुओं से हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं उसको हम कहां बेचते हैं, विदेशों में बेचते हैं। कैसे? बंद डिब्बों में वैज्ञानिक तरीके से। चलिएगा, वाणिज्य पशुधन पालन वाले देश न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। मेरे प्यारे बच्चों, वाणिज्य पशुधन पालन सबसे अधिक कहां किया जाता है? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। तो इन जगहों पर जो है वो वाणिज्य पशुधन पालन भर भर कर किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया होगा। चलिए, अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं, कृषि। व्हाट इज एग्रीकल्चर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, कृषि एक प्रकार का विज्ञान और कला है जो पौधों और पशुओं की खेती के विषय में जानकारी देती है ना। कृषि क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक प्रकार का विज्ञान और कला है जो कृषि के साथ साथ हमें पशुधन के बारे में भी जानकारी देने का काम करती है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, कृषि ने मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर कृषि नहीं होगा तो हम मानव नहीं होंगे, इसलिए कृषि है जिसके कारण हम मनुष्य का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। चलिए, तो कृषि समझ में आया कि कृषि एक प्रकार का विज्ञान और कला है जो कृषि, पेड़ पौधों और पशुधन के बारे में जानकारी देने का काम करता है। अगर कृषि ना होता तो हम मानव का विकास नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो निर्वाह कृषि समझते हैं। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, है ना, निर्वाह कृषि। तो मेरे प्यारे बच्चों, निर्वाह कृषि हम उस कृषि को कहते हैं जहां किसान का उद्देश्य, फसल उत्पादन का उद्देश्य सिर्फ भरण पोषण के लिए होता है तथा यह व्यवसायिक उद्देश्य के लिए नहीं होता है, उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। मतलब समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम जो कृषि करेंगे वो सिर्फ अपने खाने के लिए ही करेंगे, हम उसको बेचने के लिए नहीं करेंगे। ऐसे कृषि को क्या कहेंगे? निर्वाह कृषि कहेंगे, है ना। समझ में आया रे रसगुल्ला तुम लोग को? हम बोल रहे हैं कि निर्वाह कृषि हम उस कृषि को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो खेती करेंगे ना, वो हम अपन परिवार को चलाने के लिए खाली खेती करेंगे, बेचने के लिए नहीं करेंगे रे रसगुल्ला। क्या कहलाएगा? निर्वाह कृषि कहलाएगा। तो निर्वाह कृषि हम उस कृषि को कहते हैं जहां हम खेती जो करेंगे वो सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करेंगे, बेचने के लिए नहीं करेंगे। वैसे कृषि को हम लोग कौन सी बोलेंगे? निर्वाह कृषि कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। अपने लिए खेती करना, बेचने के लिए खेती नहीं करना, निर्वाह कृषि कहलाता है। बात समझ में आ रसगुल्ला? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया। चलिएगा, तो पार्ट 1 आज हम आपको बताए। एक समझ लीजिएगा, परिवर्तन प्रारंभ में कठिन होता है। जो परिवर्तन हम अपने जीवन में करते हैं ना, वो बहुत कठिन होता है शुरुआती में, मध्य में अप्रिय होता है। मतलब शुरू में बहुत कठिन होता है ना, लेकिन जब हम बीच में चले जाते हैं तो लगता है कि आप छोड़ दें, लेकिन अंत में शानदार, जानदार, जबरदस्त होता है ना। जब हम शुरुआत करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत कठिन होता है, थोड़ा दिन और बीत जाता है। जब हम लोग बीच में चले जाते हैं तो लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको झेल लिए तो अंतिम जो परिणाम होगा वो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, एकदम तिलका मांझी की तीर की तरह नजर आएगी, है ना। इसलिए संघर्ष को कभी छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का ये दस्तूर है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में आज ये सारा हम आपको बताए। थोड़ा सा बता देते हैं। आज हम आपको ये पढ़ाए, आर्थिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया पढ़ाए, आखेट एवं भोजन संग्रह पढ़ाए, पशुचारण पढ़वाए, चलवासी पशुचारण पढ़ाए,
वाणिज्य पशुधन पालन पढ़ाए, कृषि पढ़ाए और निर्वाह कृषि पढ़ाए, है ना। ये आज के इस क्लास में पढ़ाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिर पुनः मिलेंगे, लेकिन आप लोग से हमारा एक रिक्वेस्ट है छोटे भाई के नाते कि आप लोग हमारा वीडियो शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल करें। नोट्स चाहिए आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स देंगे, 1 रुपया भी हम आपसे नहीं लेंगे। आपको जिस चैप्टर का नोट चाहिए हम उस चैप्टर का नोट्स आपको फ्री देंगे, नोट्स भी देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।